स्कूल की जो आप बता रहे बदमाशियाँ हुआ करती थी, कोई ऐसी बदमाशी जो याद रह गई हो? तो शरारत में मैंने किसी का स्केल छुपा दिया और उसको स्केल मिल गया, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। तो टीचर ने बोला मैंने चोरी कर लिया, ओके। तो उन्होंने उसी हिसाब से मुझे डांटा। मुझे बहुत तकलीफ हुई और उस टीचर को मैंने आजीवन माफ नहीं किया। कोई एक ऐसा वाकया जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन का एक भावुक पल हो, बहुत इमोशनल करने वाला? मुझे तब बुरा लगता है जब मेरे इंडिविजुअलिटी को कोई नकारता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप सामने वाले की इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करें। कोई मुझे ये ऐसा आपका जीवन का सपना जो अधूरा रह गया, आपको यही करना था लेकिन वो नहीं हुआ, बाकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई पर वो रह गया? तो ब्यूरोक्रेसी में जाने की इच्छा थी अभी, अच्छा। तो नहीं जा पाया। एक सपना है, आज भी यूपी से जो रिजल्ट निकलता है तो एक मन में टीस आ जाती थी। कि वो नहीं हो पाया। कोई वो सपना जो आपका पूरा हुआ? कॉलेज लाइफ थे, मेरी कॉपियाँ नहीं भरती थी कभी, मैं लिखता भी, नोट्स भी नहीं बनाता था। उस वक्त मुझे लगता था कि लोग लिखते कैसे इतना ज़्यादा, मैगजीन कैसे छपती है, किताबें लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लेते हैं इतना इतना ज़्यादा? तो बाद में मैंने मैगजीन में निकाला सेवांजलि करके। आपका कोई फेवरेट गाना? सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। एक छोटा सा मैसेज सोसाइटी के लिए। आपको जो अच्छा लगे ना वो काम करें। आप हमेशा सोचें कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सोसाइटी से बहुत कुछ आपने लिया, सोसाइटी ने जो कुछ दिया आपको पर्सनालिटी में झलकना चाहिए। हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं श्वेता सुरभि आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से लाइव कैनवास विद सुरभि इन एसोसिएशन विथ नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। और हमेशा की तरह इस पर भी पहला शुक्रिया नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स को, जिसकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला आपसे बातें करने के लिए। हर बार हमारे पास खास मेहमान होते हैं और आप जानते हैं कि मैं उन मेहमानों को लेकर आती हूँ जो खासकर बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका नाम है और जो एक हस्ती हैं जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया अलग अलग फील्ड में अपने हिसाब से। कुछ ऐसे भी मेहमानों को लेकर आऊँगी जो करते बहुत कुछ है पर लोग उन्हें जानते नहीं हैं, तो उनका नाम होना चाहिए, उन आपको पता होना चाहिए कि ये एक शख्सियत है जो बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों से भी मुलाकात करवाऊँगी। आज जो है ये इनका पेशा है गवर्नमेंट जॉब का और ये ब्लॉगर हैं, ये लिखते हैं और इनके दिल में बिहार बसता है। बिहार को लेकर, बिहार को कैसे हम वापस उसकी अस्मिता दिलाएं, इसकी जो छटपटाहट है ये इनके अंदर है। ये इनकी लेखनी में आपको नज़र आएगी अगर आपने पढ़ा होगा। तो चलिए वेलकम करते हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मनीष वर्मा सर है। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मनीष वर्मा सर जो कि पेशे से असिस्टेंट कमिश्नर है, फ़िलहाल ये लखनऊ में पोस्टेड है। इनकी 3-4 किताबें आ चुकी हैं जो मैंने पढ़ा था और पढ़ के मैंने कहा था कि ये इतना सहज है कि लगता है आप बिल्कुल अपनी बात कर रहे हैं। जो मनहू कहीन है, फ्लैशबैक है, इसके साथ ही कोलकाता, मेरी नज़र से कोलकाता बहुत लोग घूमते हैं पर शायद इतना माइन्यूटली किसी ने देखा हो जो ये हर उस जगह की बात करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। आपका जो पद है असिस्टेंट कमिश्नर, आपकी जो पहचान है एक लेखक, ये तो है, इस पर बहुत बातें करेंगे। पर शुरुआत जो करेंगे वो इन सब से अलग उस मनीष की जो स्कूल में खेल कूद कर बड़ा हुआ, जो कॉलेज में आया तो उसने क्या क्या करामाती की और कैसे कैसे लाइफ बैकग्राउंड आपका शुरू हुआ। शुरुआत करते हैं स्कूल वाले मनीष से। बचपन के हाफ पैंट शर्ट यूनिफॉर्म, कैसा बचपन था? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है हमारे समय में स्कूल में लोअर केजी, फिर अपर केजी, फिर 1 2 3 4 5 क्लासेस हुआ करती थी। तो पटना के हृदय स्थली में एक स्कूल हुआ करता था, शिशु निकेतन। मेरी माँ भी वहाँ शिक्षिका थी इनिशियली, बाद में वो गवर्नमेंट जॉब में आ गई। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो LKG की पढ़ाई मैंने वहाँ से की, लोअर केजी की। मेरी माँ को ये लगा कि ये अब पढ़ नहीं रहा है, बदमाशी यादें कर रहा है, क्योंकि माँ वहाँ टीचर थी। तो मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। शिफ्ट कर दिया गया मुझे एक मोती एकेडमी स्कूल। मोती एकेडमी में मैंने 5 तक पढ़ाई पढ़ी। और मोती एकेडमी के बारे में जो मेरी यादें हैं, बहुत डिफरेंट यादें हैं। हमारी जो प्रिंसिपल, मतलब मैडम बोलते थे हम लोग उनको, टीचर हमारे लिए सिस्टर हुआ करती थी इस वक्त। तो मैडम को हमने देखा, बचपन से ही देखा, विली जीप चलाती थी वो। पर्सनालिटी बिल्कुल लंबी सी, मन्ना रानी सिंह का नाम था। तो उनके डर से बदमाशी खुलकर तो बहुत नहीं होती थी, लेकिन बचपन बचपन तो बचपन ही होता है ना, बदमाशी होती थी। क्लास 5 तक हमने वहाँ पढ़ाई की। लंबे थे, हाफ पैंट पहनते थे, वो शर्ट होता था उस वक्त, टाई टाई का शुरू से रहा, वही लगाए हुए, कभी ढीला हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। और स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता था ब्लू स्वेटर का। तो उस वक्त उतने हम लोग अवेयर नहीं होते थे। माँ मेरे स्वेटर बुन दिया करते थे, किसी भी कलर का, स्कूल में हम डांट सुना करते थे। अच्छा।
खैर तो स्कूल से निकले, स्कूल की जो आप बता रहे बदमाशियाँ हुआ करती थी छुप छुपा के, कुछ यादगार कोई ऐसी बदमाशी जो याद रह गई हो, सजा मिली हो, डांट पड़ी हो, ऐसा कुछ? सजा से हम बहुत दूर भागते थे। एक डर रहता था मन में, और दूसरा डर ये रहता था ना कि टीचर जो मेरी माँ को जानती हैं, उनको शिकायत कर देंगे। शिकायत करते हैं। और माँ के प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहा है, डर भी रहा है, डर से ज़्यादा रिस्पेक्ट रहा है। तो उस चीज़ को हम ये करते थे कि माँ तक मेरी बात ना पहुँचे, और इस वजह से थोड़ा हम बच गए बच गए। शरारत करने से। कॉलेज लाइफ कैसा बीता फिर? नहीं, अभी जो हम फिर स्कूल में आएंगे, अच्छा अच्छा, अभी हाई स्कूल बाकी है। उसका फिर हम हाई स्कूल में आए। हाँ हाँ तो हाई कोर्ट क्वार्टर्स होता था यहाँ पे अदालतगंज, जी, तो फादर मेरे हाई कोर्ट में थे। तो मिलर हाई स्कूल हुआ करता, आज भी है, बिल्कुल उसका नाम चेंज कर गया, शहीद देवीपग चौधरी उच्च बदल विद्यालय हो गया। जी जी। उस वक्त 5th नवीन हुआ करता था, जो आज 6th से क्लास स्टार्ट होता है। हाँ। 5th मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे, सारे अपने लोग थे, दोस्त, क्योंकि क्वार्टर वाले सब थे, क्वार्टर में रहते थे। तो वहाँ मेरी बदमाशियाँ थोड़ी बढ़ी। एक बार की बात है जो बिल्कुल कभी मैंने किसी से बोला नहीं, आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और इस चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ। कहाँ मतलब टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी को इनकरेज करने में और डिस्करेज करने में। तो एक बार की बात है कि हमारे साथ बहुत सारे अगल बगल बच्चे होते थे, तो शरारत में मैंने किसी का स्केल छुपा दिया, उसको स्केल मिल गया, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। तो टीचर ने लगा मैंने चोरी कर लिया, ओके। तो उन्होंने उसी हिसाब से मुझे डांटा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, और उस टीचर को मैंने आजीवन माफ नहीं किया अच्छा। जब तक वो रहे। एक बार हम मिलने भी गए और हमने बोला सर आपने बहुत गलत काम किया था, उसे आपने बच्चे को चोर बना दिया। ओके, ये तो इमोशनल और सीरियस मेरे लिए वो तो बहुत सीरियस था। एक्चुअली। अब वो समझ नहीं पाए इन चीज़ों को। हाँ हाँ। उस समय तो बस एक ही चीज़ होता है ना कि बच्चे ने कुछ चोरी कर लिया। यार बैकग्राउंड देखो पर क्या हो रहा है। तो एक वो बात थी, और स्कूल में हम थोड़ा रिएक्शनरी थे। झगड़े बोले थे नहीं, रिएक्शनरी थे हम। बस रिया। हम रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते थे। रिएक्ट, आज जो छटपटाहट की बात आप कर रही है ना, जी जी जी, वो छटपटाहट मेरी उस वक्त थी, लेकिन वो दूसरे रूप। दूसरे रूप में थी। किसी के साथ अगर टीचर ने कुछ बोल दिया तो हम सामने खड़े हो जाते थे, सर आपने क्यों बोल दिया। तो उस वक्त मेरा नाम लोगों ने खुदीराम बोस रख दिया। खुदीराम बोस से कब हम खुद ही हो गए हमको पता नहीं चला। और जो बचपन के मेरे मित्र हैं, जो आज अगर पटना हो तो मैं निश्चित लाता हूँ उनको यहाँ पे, वो आज ही मुझे उसी नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ। देखिए, इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे गेस्ट को लाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे क्या बातें होती है जो किसी को नहीं पता है। अब शायद ही इनके दोस्तों के अलावा किसी को पता हो कि इनको लोग खुद ही बुलाते हैं। हाँ। कमाल। 4-5 लोग जो मेरे दोस्त थे उस वक्त बचपन के, हाँ, आज डिफरेंट जगह पे हैं। आज भी मैं अगर फ़ोन से उनसे बात करता हूँ ना, तो मनीष नहीं बोलते हैं मुझे, खुद ही बुलाते हैं। खुद ही बोलते हैं। हमें भी पता चल गया। नाइस। इसके बाद कॉलेज लाइफ कैसी बीती? कॉलेज के बारे में बताएंगे। 10th पास किया हमने पटना हाई स्कूल से। बीच में हम 1 साल के लिए चले गए हजारीबाग। अच्छा। फादर का मेरा ट्रांसफ़र हो गया था पटना हाई कोर्ट से रांची हाई कोर्ट, झारखंड। उस वक्त नहीं हुआ, उस वक्त बिहार का हिस्सा था। बिहार का हिस्सा था। और मेरी मदर को लगा ये पढ़ाई यहाँ नहीं कर रहा है, फादर को लगा ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो मेरे बड़े फूफा जी थे हजारीबाग में, टीचर थे जिला स्कूल में, और प्रकांड विद्वान थे मैथ्स के। वर्ल्ड सेमिनार में उनका ऑल ओवर वर्ल्ड में 2nd पोजीशन थे। बहुत बड़े विद्वान, इसमें कोई शक नहीं। बहुत रिस्पेक्ट था लोगों का तो उनके प्रति। तो फादर को लगा वहाँ भेज देते हैं तो पढ़ाई वहाँ इसकी अच्छे ढंग से होगी। हम बड़े आह्लादित होकर, उत्साहित होकर वहाँ पहुँचे। टू माई अटर सरप्राइज, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हॉस्टल मेरा इंतजार कर रहा था। अरे ओह माय गॉड। वो एक सेटबैक था मेरे लिए। ओहो। कभी घर से अकेले रहे नहीं। फूफा ने बोला कि नहीं, घर पे ये नहीं रहेगा, और उनकी बात काटने की और टालने की हिम्मत मेरे फादर में भी नहीं थी। हम हॉस्टल पहुंचा दिए गए। और मेरी एक आदत है जो आज भी है, मैं सुबह नहीं उठता। क्रिकेटर जब मैं था, क्रिकेट खेलता था तो सुबह उठ जाया करता था। बाकी आज भी मैं, जैसे अगर मुझे 9:30 ऑफिस पहुंचना है ना, मैं कोशिश करता हूँ 9 बजे उठ जाऊँ, आधे घंटे में तैयार ऑफिस पहुँच जाऊँ। और वहाँ सुबह सुबह क्या होता था हॉस्टल में कि 4 बजे घंटी बजती थी, उठ जाए आप। 4:30 बजे प्रार्थना हुआ करता था, और मैं सोया रहता था। उसके बाद हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब थे वो निकलते थे, उनके हाथ में छड़ी वड़ी नहीं होती थी। अब मच्छरदानी लगा कर वो सोए में उसी मच्छरदानी के डंडे से अरे बाप। बस शुरू कर दिया, और हम भागे वहाँ से। फिर उसके बाद पीटी वटी होती थी। मतलब ये अक्सर होता था मेरे साथ। हम इसको बुरा भी नहीं मानते थे, हम लोग उनका काम है करने, तो मेरा जो काम हम करेंगे अपना। ये अच्छा है। तो 8th क्लास में वहाँ थे हम। ओके। और 8th क्लास हम पास सिर्फ इसलिए करे, जो आज मुझे एहसास उस वक्त भी होता था कि मेरे फूफा जी वहाँ बहुत रिनाउंड टीचर थे। लोगों ने उनके नाम पर, और तेरे वर्मा जी का भतीजा है तो पास कर दिया होगा, मुझे कर दिया होगा। तो हमने फिर जब 8th क्लास हम पास कर गए तो माँ को हमने बोला कि हमको यहाँ से बुला लो, नहीं तो फिर पढ़ाई मेरी ख़त्म हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। फिर हम आए पटना, तो पटना में पटना हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। 10th हमने यहाँ से किया।
11th 12th पटना स्कूल से किया। कॉलेज मेरे उतने नंबर नहीं आए थे, फर्स्ट डिवीजन था लेकिन उतने नंबर नहीं थे कि पटना स्कूल एडमिशन हो पाता या फिर और कॉलेज में हम सोचे लोग यहीं पढ़ते हैं। तो +2 हमने पटना स्कूल से किया। उसके बाद एन कॉलेज में हमने एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू। उस वक्त ग्रेजुएशन 2+1 था, पास कोर्स प्लस ऑनर्स अच्छा हाँ, तो सारे सब्जेक्ट्स मिला कर कॉलेज में। पुराने। और वो दौर ऐसा था कि कॉलेज में सेशन जो था ना 3-3 साल 4 साल 3 साल बहुत दिन होता था ये, बहुत दिन उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। जिस नौकरी में लेट एटीज की बात होगी शायद, लेट एटीज की बात कर रहे हैं आप। 180 की बात कर, हाँ ये वो मतलब मुझे जो ग्रेजुएशन 90 में करना था मैं 93 में किया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। आज मैं जिस नौकरी में बाद में आया, मैं पहले आ जाता लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मुझे कि आप ग्रेजुएट नहीं, क्योंकि मेरी रिजल्ट लेट आई थी। तो ये मेरे लिए तो सेटबैक था और बड़ा नुकसान हुआ मेरा। टाइम का डीले हुआ। एनीवेज, जब वो होना होता है आपका, आपने ही कहा था जब जो होना होता है तभी होता है, डेस्टिनी आ जाती है, डेस्टिनी आ जाती है, राइट। आपका प्रारब्ध वही था, आपको जहाँ पहुँचना था, और जब पहुंचना था Correct. उस तरह से आप पहुँच रहे हैं। मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ। वही इसी बात पर मैंने कहा, मुझे पता है कि आप बहुत मानते हैं और मैंने भी मानना शुरू किया आपकी बातें सुनने के बाद। नहीं तो हम लड़ते ही रह जाएंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ता, कहीं ना कहीं आपको अपना कंधा टिकाना होगा, कहीं ना कहीं अपने आपका सरेंडर करना होगा, हाँ समर्पण करना होगा कहीं पर। करेक्ट, जिस रूप में करें उसको, जिस रूप, प्रारब्ध मान लें, आप भगवान मान लें, उसको जिस रूप में करना हो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना वो बिल्कुल लो लेवल पे चला जाएगा। ये तो हो गई बातें आपकी कॉलेज लाइफ, आपने कैसे पढ़ाई की, एक लंबी जर्नी हो गई। कॉलेज लाइफ कितना रोमांटिक था। बिल्कुल नहीं था। अरे मान ही नहीं सकते, ऐसी पर्सनैलिटी और रोमांटिक होने का हम एन कॉलेज पटना में पढ़ते थे। ओके, उस वक्त का जो माहौल था पूरे बिहार का या समाज का जो माहौल था, कोएड नहीं हुआ करता था कॉलेज में। तब एएन कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थी? अरे कमाल है, ये तो मुझे पता ही नहीं। बता रहा हूँ आपको, देखिए बहुत सारी चीजें रिवील हो रही हैं अभी। कोएड में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। अच्छा, 3 लड़कियां थी मेरे कॉलेज में। एक मेरी रिलेटिव थी, मेरी बुआ की बेटी थी, इनको मैं जानता नहीं था। अच्छा एक उन्हीं की रिलेटिव थी और एक दोस्त थी। जब मुझे मालूम चला, वो भी मुझे नहीं जानती थी। मैंने एक बार पीछे से टोक दिया जब मुझे मालूम चला, तो ऐसा लगा कि भूचाल आ गया। और फिर जब नाम मैंने लिया, भाई मैं हूँ, अरे ठीक है। मैं तो उसमें लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी कॉलेज में, जितना आज दिख रहा है ना, आज आउटनंबर्ड करती है लड़कियाँ लड़कों को, बिल्कुल, उस वक्त नहीं था। बिल्कुल मेल डोमिनेटेड, मतलब बॉयज डोमिनेटेड। पता तो है, लेकिन उस वक्त भी था ये पता बॉयज डोमिनेटेड, कोएड नहीं था। नहीं, इसलिए वो रोमांटिसिज्म को बात करेंगे ना, नहीं, तो हम कहेंगे मिस किया था। लेकिन कॉलोनी वॉलोनी में तो होता ही था, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ दी जाती थी किताब में छुपा के, ऐसे माहौल तो हुआ करते थे। तो हाँ वो माहौल था, हाँ वो माहौल था, उसमें सुना है। ताकसी रहे हैं दूसरे लड़कों के लिए, मेरे साथ नहीं रहा वैसा। आपके साथ नहीं रहा, आपका ज़्यादा ध्यान। अब आते हैं आपके शौक पर, क्रिकेट जो आपका पैशन रहा, वो कैसे शुरुआत की आपने और कहाँ तक चल पाया वो पैशन आपका? क्रिकेट आम बच्चों की तरह क्रिकेट मेरा भी शौक था। फुटबॉल नहीं खेलते थे, फुटबॉल से डर लगता था। बरसात के दिनों जब फुटबॉल खेलना पड़ता था, मैं गोलकीपर बनता था कि पैर का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े, हाथ में बॉल, हाथ से पकड़ने की आज़ादी होती है गोलकीपर, बिल्कुल और उसके बाद फुटबॉल के किक मारने में आज़ादी होती है। सही। तो मैं फुटबॉल नहीं खेलता था, क्रिकेट खेलता था। बीच में क्या हुआ, एक बार हमारे ही मोहल्ले में जो मैदान था अदालतगंज मोहल्ले में, तो वहाँ वॉलीबॉल खेलते थे सब लोग। मैंने आपको शुरू बताया मैं तो रिएक्ट ज़्यादा करता हूँ, इमोशनल। तो वहाँ एक आते थे बिहार के कोच, तो मेरी लंबाई को देखते उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल खेल रहे थे। बोले फुटबॉल क्यों खेल रहे हो? बोले फुटबॉल मेरा पसंद नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं हो सकता है। तो तुम ऐसा करो, तुम वॉलीबॉल खेलो, हम तुमको स्टेट खिलवा देंगे, लंबाई तुम्हारे पास, तुम खेलो। 2-3 दिन खेले, फिर वहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट कर दिया ये सिफर है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे मालूम है, सिफर है ये। हमने उनको उसी वक्त डांटा। हमने देखी ये मेरा कैरियर नहीं है, ये मेरा टाइम पास, और मैं तुरंत ग्राउंड से बाहर हो गया। बाद में वो नरसिंह नारायण सिंह थे, मुझे नाम याद है, उन्होंने कहा कि तुमको मैंने किस लिए चूज़ किया था तुम शायद नहीं समझ पाया, हमने सर हमको छोड़ दिया, माफ़ कीजिए मुझे, मैं नहीं खेलूँगा क्रिकेट पर। नहीं, क्रिकेट पे रहने, क्रिकेट लंबा चला आपके पूरे, क्रिकेट लंबा चला, क्रिकेट खेला मैंने। आप क्रिकेट पर, आपने पटना में बहुत काम किया है, बिहार में, जो कि जिस लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट किसी ने कराया तो शायद आप वो पहले थे, उसके बारे में हम मुझे लगता है कभी कभी मैंने वो काम किया है। हाँ उसके बारे में प्लीज़ डिटेल बताएं, जो हमारे व्यूअर्स जानेंगे इसके बारे में। महिलाओं के लिए क्रिकेट पर आपने काम किया? स्टार्ट तो किया था मैंने पुरुषों के लिए, हाँ, बाद में महिलाओं। हाँ। तो स्टार्ट जब किया तो हम लोग मोहन स्टेडियम जाया करते, वेटरन्स क्रिकेट खेलते थे।
ये बात है 2040 अराउंड। अच्छा। तो हमारे एक मित्र हैं, बड़े भाई के समान है, लेकिन हम मित्र ही कहेंगे, विवेक राणा जी। अच्छा। तो हम दोनों आ रहे थे ग्राउंड से क्रिकेट खेल के। वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है, नो डाउट, वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, आई नो। आज क्रिकेट बहुत से गोल्फर भी है, और उससे बढ़कर एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। बहुत से इंसान है। तो रास्ते में विवेक सर अगर देख रहे हैं तो थैंक्स बोलिएगा सर को, हम दोनों आपकी तारीफ कर रहे हैं। आ रहे थे, विवेक जी से मैंने कहा, विवेक जी हम चाहते हैं टूर्नामेंट कराना। बोले कराइए। हमें दोनों की बीच बातचीत हो रही है। दोपहर में हम लोग पहुँच गए मोहन स्टेडियम, बुकिंग करने के लिए स्टेडियम को पैसा लेके पहुँच गए। उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी होता है स्टेडियम बुकिंग होता है, अरे किसी एनजीओ या ट्रस्ट के उस पर लाइए तब बुकिंग होगी। अब हम क्या करें, कुछ था नहीं हमारे पास। तो किसी से हमने लेटर हेड उधार मांगा, भैया तुम दो, तुम्हारे नाम पे रखेंगे हम। फिर मोहन स्टेडियम उन्होंने पहले बुक कर लिया 10 दिन के लिए, और उसके बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी। ग्रेट। 1 साल हुआ, छोटे लेवल पर कराया। नेक्स्ट ईयर की जब बात आई, और सब हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करते थे, 2000, 4000, 5000। कभी भी मैंने इसमें किसी अपने रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अपने नियर एंड डियर से हम लोग ने आपस में चंदा इकट्ठा किया। अगले साल जब शुरुआत हुई तो हमारे एक कस्टम्स में एक ऑफिसर थे, DK सिन्हा, दुर्भाग्य से कोरोना में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा क्या मनीष जी से छोटा मोटा काम करते हैं, बड़ा काम भी ऑल इंडिया लेवल कराइए। तुमने कहाँ से करा पाएंगे, सोच भी उतनी ऊपर नहीं गई थी। बोले कराइए, सब हो जाएगा। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई निखिल चोपड़ा से, जो एयर इंडिया में काम करते थे और अपने समय के बेहतरीन क्रिकेटर, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो। निखिल चोपड़ा क्या स्पिनर थे, ऑफिस इंडिया के लिए उन्होंने क्रिकेट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगी। इंडिया के लिए खेला हुआ है। नाइस। किसी सोर्स का जरिए मुलाकात, हम पहुंच गए दिल्ली एयर इंडिया के दफ्तर में। ओके। वहाँ उन्होंने मुझसे छुट्टी पूछा, बिहार की इमेज के बारे में थोड़ा कॉन्शियस थे वो। बोले अरे यार खाना ना तो खिलाओगे, प्लेयर को रखोगे ना। हमने ये पूछने की बात है, ये तो आप गेस्ट रहेंगे हमारे। उन्होंने कहा चलो एयर इंडिया की टीम जाएगी, और एयर इंडिया की टीम में उसमें दिग्गज लोग थे। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी थी। ये कब की बात है? 2015 की 15। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी थी, और मानवेंद्र मिश्रा थे एयर इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल जितवाया था। आई नो वो टीम आई, उस टीम उसको मैंने सीढ़ी बनाया। मैं सच्चाई बताऊँ, उस टीम को सीढ़ी बनाया मैंने, और सारे टीम को अप्रोच किया। जो पूछता मैं बताया एयर इंडिया आ रही है, क्योंकि इंडिया ने मुझे लेटर दे दिया था। आरबीआई की टीम आई ऑल इंडिया, ओह ग्रेट। रेलवेज की टीम आई, मेकॉन की टीम आई मेरे पास। तो इस तरह से हमारे पास एक टीम हो गई नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट कराने को। एक टीम बिहार की थी। तो इस तरह से हमने शुरुआत कर दी क्रिकेट की, और ये सिलसिला चल पड़ा तो कोविड तक चला। 2020 में सब कुछ फाइनल हो चुका था, अचानक कोविड की वजह से मुझे विड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद आप बात नहीं हो पाई, हम भी बाहर चले गए, तो शुरुआत नहीं हो पाई। और इन मैच के दरमियान ही महिलाओं का क्रिकेट हमने करवाया। बिल्कुल। महिला क्रिकेट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस वक्त। उन्होंने अपने डेवलपमेंट कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया महिलाओं क्रिकेट के लिए। बढ़िया। जितना मैं कर सकता था बहुत किया उस समय महिलाओं के लिए। बाद में मेरे जाने की वजह से और थोड़ा मतलब मुझे लगा कि वक्त देना चाहिए इन लोगों को। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करेंगे कि आप वापस आए और वापस आके इसमें फिर से उसी जोश के साथ लगे। अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं कहूँ इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि रात में भी सोचता हूँ तो एक बार मेरे दिमाग में बात जरूर आती है कि क्रिकेट कहीं मिसिंग है। वो मेरा पैसन है ना? अगर मैं गुस्सा में होता हूँ ना, तो मुझे लगता है इसका जवाब क्रिकेटिंग वर्ड में देना चाहिए। कुछ वैसा है डायलॉग, उससे में आप कैसे क्रिकेट के उसमें जवाब दीजिए, मैं तेरे छक्के छोड़ा दूंगा। जैसे होता है ना कि बैट्समैन तो बॉलर मार रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, तो नहीं इसको बाउंसर मारो, चोट लगे इसको, मतलब वो मेरा रिएक्शन। समझ रही हूँ। नाइस। चलिए, ये तो क्रिकेट की बात हुई। अब कॉलेज की बातें अभी अधूरी थी। कॉलेज से आके अब शादी पर। शादी, सीधा सा सवाल, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। बिल्कुल Totally टोटली अरेंज मैरिज। चलिए, यानी वो जो रोमांटिसिज्म जिसका मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ अच्छा सुनने तो स्किप हो गया। अरेंज मैरिज ऐसा है कि जो व्यवस्था थी यहाँ पे उस वक्त है, बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो अलग ही बात है। मतलब उस वक्त ये थे कि भाई घर वाले लड़की को देखेंगे, पहले 2-4 बार देखेंगे, लड़का भी देखेगा, मतलब लड़की ना होकर नुमाइश की कोई वस्तु है, और देख कर कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं किसी को। मैंने माँ को बोल दिया था कि अगर किसी को तुमको देखना है तो इनडायरेक्टली देख लेना, सामने देख रिजेक्ट मत करना। क्या? और सामने से अगर देखोगे तो रिजेक्ट मत करना, अरे फिर फाइनल। ये तो मेरी धर्मपत्नी जो आज मेरे साथ है, मेरी पत्नी है, हम नहीं देखे थे उनको,
मेरी पहली मुलाकात ही एंगेजमेंट दिन हुई थी। ओह ग्रेट, ये थॉट अदर वक्त बहुत में देखा, उससे जब फाइनल किया उन्होंने, उस वक्त फ़ोन नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, इसलिए पापा ने हमको पत्र लिखा। तो हमने पत्र का जवाब ये दिया कि जो आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछना, वो कर लिया तो कर लिया। ये बातें सुनकर कुछ लोग रिएक्ट करेंगे कि बनावटी बातें, सच्चाई यही है। हाँ नहीं, ये सच्चाई ये मुझे पता था, वो तो यहाँ पूछना था, मुझे पता है। और ऐसे सोच को सलाम करते हैं क्योंकि उस वक्त ये बड़ी बात थी। नहीं तो हमेशा ही होता था, लड़कों को खास करके लगता है कि उनको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की चाहिए। मतलब एक जो थॉट थी तब की, अभी तो ठीक है। एक बात बताएं मुझे, मेरे अरमान है कि हमको ऐश्वर्या राय, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, किसी पसंद किस्म, तो लड़कियों को भी तो लगेगा कि उनको भी पहले अपने आप को हीरो चाहिए। उस लेवल पर लाइए ना, तो फिर बराबरी की बात करें आप। एकदम सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए आपकी पर्सनल लाइफ पर हम बात कर रहे हैं मनीष वर्मा जी से फिलहाल, क्योंकि इस वक्त ना वो असिस्टेंट कमिश्नर है ना एक लेखक है, आपकी अंदर की चीज़ें। तो शादी जब हुई और मैं इससे रिलेटेड एक और वाक्य बताता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इंतजार करें, मजेदार बात। शादी तय हो गई, सरकार में काम करते थे, सरकारी अधिकारी थे, तो छुट्टियों को हम लोग एडजस्ट करते थे। तो मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, रामनवमी की छुट्टी थी, 2-4 दिन लगातार छुट्टी थी। उस वक्त हम अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो बातचीत हुई कि चलो रामनवमी के आसपास ही जो छुट्टियाँ आ रही हैं उसमें एंगेजमेंट हो जाएगी। अच्छा, बड़ी मजेदार बात, हम यहाँ पहुँच गए एंगेजमेंट में, इंतजार कर रहे हैं एंगेजमेंट में, सारे लोग जान गए, वो लोग आए ही नहीं, नहीं लड़की वाले नहीं है। आए। अरे अब बड़ा फीडबैक, और इन दरमियान मैंने लड़की से बात भी की, मतलब अपनी होने वाली वाइफ से बात भी की थी। माँ मेरी पूरा गुस्सा, शादी नहीं करेंगे। उस समय का समाज, लड़के वाले भाई मजा, भाई सही बात है। लड़की वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। फादर तो और ज़्यादा गुस्सा। माँ को मैंने समझाया धीरे से कि देखो एक और बात तो कर लो। अच्छा शायद कोई सिचुएशन हो। क्या बात हुई जो नहीं आए। क्या बात? फिर पापा गए हमारे साथ बाहर से फ़ोन करने, उसमें बाहर से फ़ोन होता था, कॉल लगाया गया, वो लोग बॉम्बे में सेटल थे। मालूम चला कि वो पीक सीजन था, ट्रेन में जगह ही नहीं मिली। तब मेरे जान में जाना है, पूछना है तो पूछें भैया क्यों नहीं शादी, क्यों नहीं हुई सही? एंगेजमेंट नहीं। फिर अगले महीना वो, अच्छा, ओ ओ सही बात है। ऐसे में सिचुएशन संभालना भी एक और बहुत क्योंकि वो मुश्किल काम होता है। एक बार एंगेजमेंट तय चुका था, दूसरा डेट पड़ा, तब बिलीव नहीं करेंगे उस दिन मैं बिल्कुल टेंशन में था। उनको पहले बुला लेना था, तब डेट तय करना था। टेंशन में इतना आ गया मैं कि हाँ। फीवर आ गया मुझे। अरे और शाम में 6 बजे मुझे जाना है एंगेजमेंट के लिए, और 4-5 मतलब हाई फीवर। अरे फाइनली सब हो उसके बाद आराम से उठे हम, बोले चलो छत अच्छे से, सब कुछ हो गया। पे, सोचे से गया। शादी की बात है तो अब तो बहुत आसान है कि मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग कपल है। आप और मैम दोनों गवर्नमेंट जॉब में भी है, वो भी हायर पोस्ट पर है। ऐसे में बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपकी मतलब सरकारी अधिकारी आप हैं ऊंचे पद पर, और साथ साथ घर गृहस्थी। तो दोनों जब इस तरह से बिजी रहे, ऊपर से अलग अलग पोस्टिंग हुई है कई बार आप दोनों की, हाँ हुई है। काफ़ी दूर दूर रहे हैं आप लोग। ऐसे में बच्चों को लेके गृहस्थी को कैसे संभाला? ये तो बहुत मुश्किल था मैनेज। देखिए हमारे 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियाँ हैं पढ़ती थी माउंट कार्मल में। जी। तो शुरुआती दौर में तो माउंट कार्मल के बगल में ही हम लोग रहते थे, तो दिक्कत आई नहीं। क्लास 2-3 तक दिक्कत नहीं आई। उसके बाद हम चले गए थोड़ा दूर, फादर भी रिटायर कर गए तो क्वार्टर छोड़ना पड़ा, फिर हम दूर चले गए थोड़ा सा बेली रोड के एंड में। और मेरी वाइफ की ऑफिस 10 बजे से, मेरी ऑफिस 10 बजे से। लेकिन हम थैंक्स कहना चाहेंगे उन्हें, उन्होंने मतलब बहुत बढ़िया ढंग से इसको मैनेज किया। सुबह सुबह उठती थी, बच्चों को उठाती थी, नाश्ता बनाती थी, फिर मुझे उठाती थी। मेरा रोल ये होता था कि बस स्टैंड पे पहुंच के बस वाले को रोको, उसको चाय पिला के रोकते थे हम उसको, अच्छा। और तब तक मेरी दोनों बेटियां आराम से आ रही हूँ, क्योंकि उसको हम टाइम किल करते थे बस वाले का अच्छा। कि 10 मिनट रुको भैया आ रही है, कैसे भाग गया था वो। दिक्कत तो आती है, लेकिन मैंने चलिए मैनेज हो गया। वही आपसी और सामंजस्य। उसका रोल बहुत बड़ा है इसमें। आज हम लोग फील करते हैं कि एक लेडी जो सुबह 5-5:15 उठ रही हो, बच्चों को स्कूल में तैयारी कर रही हो, फिर खुद अपनी तैयारी हो रही है, खाना बनाना एक मध्यम वर्गीय फैमिली में बहुत मुश्किल काम है। इसमें मैंने ब्लॉग लिखा है बॉम्बे पे लाइफ पे। एयरपोर्ट पे मैं उतरा बॉम्बे में सुबह सुबह 4:30-5 बजे, और मैं जा रहा था, मुझे जाना था कहीं, तो रास्ते में मैंने देखा कि हाई राइज बिल्डिंग थी, उसमें एक ही लाइट जल रही है हर इस पे फ्लैट में। तो मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा ये जो लाइट जल रही है ना, कोई माँ निश्चित अपने बच्चों के लिए लंच बना अरे दिए, और हो ही नहीं सकता है सुबह सुबह सही बात। किचन का लाइट जल रहा हो, नहीं हो सकता। कोई एक ऐसा वाकया जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन का एक भावुक पल हो, बहुत इमोशनल करने वाला, वो हमसे शेयर करें। वही मैं याद करने की कोशिश करता अच्छा।
चलिए। मैंने पहले ही बताया कि मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ, बहुत सारे इमोशनल ऐसे इमोशंस आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मेरे लिए मैं सामने वाले को वैल्यू करता हूँ। वो बड़ा है छोटा वो बाद की बात है, मैं उसके बात तो इंडिविजुअलिटी के वैल्यू देता हूँ। एग्जैक्टली। मुझे तब बुरा लगता है जब मेरे इंडिविजुअलिटी को कोई नकारता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप सामने वाले की इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करें, सही। छोटा बड़ा से इसको तुलना ना करें। बिल्कुल सही। ये रिलेटिव टर्म है, हाँ, बिल्कुल। आप उससे कोई क्योंकि ये ऐसा आपका जीवन का सपना जो अधूरा रह गया, आपको यही करना था लेकिन वो नहीं हुआ, बाकी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई पर वो रह गया? हाँ, आप लोग लगता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप बोला। हाँ मेरे साथ, हाँ। लेकिन उस वक्त का जो इक्वेशन था ना वो थोड़ा डिफरेंट था। आज इक्वेशन डिफरेंट है। उस वक्त का इक्वेशन ये था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज बिल्कुल रिवर्स में चला गया। बिल्कुल उल्टा हो गया, सही बात है। तो मेरे दिमाग में ये बातें हमेशा हंट करती थी कि कुछ करना है, नौकरी करनी है। और मिडिल क्लास फैमिली से थे, नौकरी पैसे सबसे बड़े थे घर में। फादर का भी था कि नौकरी ले लो जल्दी से। तो ब्यूरोक्रेसी में जाने की इच्छा थी और अच्छा। तो नहीं जा पाए, एक सपना है। अच्छा, वो आज भी अब मैं रिटायरमेंट के करीब आ रहा हूँ, 2-4 साल रिटायर करूंगा। आज भी यूपीएससी से जो रिजल्ट निकलता है तो एक मन में टीस आ जाती टीस है आती है, कि वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया तो मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, फिर हम डेस्टिनी पर आ जाएंगे। डेस्टिनी पर भी आते हैं और दोष इसलिए नहीं देते हैं कि उसमें मेरी ही गलती थी। मैं कहीं ना कहीं मेरी परसिवरेंस में कमी थी। कहीं करनी थी। नॉलेज में बात नहीं करूंगा, परसिवरेंस में कमी थी। वो पूरी तरह से परसिवरेंस की चीज़ है। इसलिए आज भी मैं यूपीएससी एक्सपीरियंस जो बच्चे हैं ना उनको यही बोलता हूँ कि देखो हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे विभाग में जो आते हैं सीनियर लेवल के वो यूपीएससी के थ्रू ही आते हैं। और मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। राइट। जीनियस 10% होते हैं, बाकी परसिवरेंस के साथ परसीवरेंस मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी निकलते हैं। कोई वो सपना जो आपका पूरा हुआ, लगा कि अच्छा ये मैं सोचा था, ये बात ये हो गया? ये हो गया। जी। बचपन में या कॉलेज लाइफ तक मेरी कॉपियाँ नहीं भरती थी कभी। मैं लिखता ही नोट्स भी नहीं बनाता था, अच्छा। कभी नहीं बनाया। कॉलेज में जब आए तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो कॉपी तौल कर नंबर मिलता है। मुझे होता लिखते ही नहीं यार, हम कहाँ से नंबर मिलेगा, फेल कर पॉइंट होना चाहिए। तो लिखते थे लोग, भर देख रहे कॉपी ले रहे हैं, भर रहे हैं, पूरा मोटा हो गया। और जो कॉपी मुझे मिलती थी वो भी नहीं भरता था, कम लिखते थे। उस वक्त मुझे लगता था कि लोग लिखते कैसे इतना ज़्यादा, मैगजीन कैसे छपती है, किताबें लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लेते हैं इतना इतना ज्यादा। तो बाद में मैंने मैगजीन में निकाला शिवांजलि करके, बीच में वो भी छूट गया अकेलेपन की वजह से। बताइए, जब आप अपनी आंसर कॉपी नहीं भरते थे और अपने किताब पर किताबें लिख डाली। उसके बाद किताब, जब पहली किताब लिखे हम, हाँ। तो हमारे दफ्तर में एक सुनील श्रीवास्तव है, इंस्पेक्टर है हमारे यहाँ, कवि वो अच्छे हैं। उन्होंने हमको इनकरेज किया, सर लिखिए। अच्छा। तो पहला किताब जो मेरा आया ना उसमें उत्साह ज़्यादा था, तथ्य भी है लेकिन उत्साह ज़्यादा जो मैं फील करता हूँ। नाम रखा मनु कहीम। जी। मनु कहीम कहीं ना कहीं प्रेरित था कक्का जी कहीम कैरेक्टर से। अच्छा। और मनीष वर्मा मेरा नाम है, तो प्यार से लोग मुझे मनु भी कहते हैं। जी। तो वो मनु कहीम था, तो लोगों को लगा कि वो ये मनु उस मनु की बातें कर रहा है। ओ। कुछ लोगों ने रिएक्ट भी किया, ओके। अरे यार तुम भी। मनुस्मृति। हाँ, तो कुछ लोग विरोध, उस पर कुछ ने कमेंट डाले, कुछ ट्रोल हुआ। हमने बोला यार उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनु, इसलिए मैंने उस कक्का जी कहीं से इंस्पायर्ड डॉक्यूमेंट मनु कहीं लिख दिया इसको, और इसमें कोई ये नहीं। फिर बाद में रियलाइज़ किया उन लोगों ने, जो किताब उन्होंने पढ़ी, इसमें कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। एक चीज़ और है, नाम जो है, नाम ऐसी चीज़ है कि उसकी स्पेलिंग ग्रामेटिकली कभी जस्टिफाई नहीं होती है। आप अपने नाम में एस श्वेता है तो SH भी लिख सकते हैं, SW भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ उसमें नियम नहीं है। शेक्सपियर में लेकिन व्हाट इज इन द नेम, व्हाट इज़ इन द नेम, लेकिन है हम लोग ग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो जो मनीष है वो म न में दीर्घ ई और मूर्धन्य श हुआ करता है, लेकिन आप जो है वो उसको तालव्य लिखते हैं। आपने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। हाँ बिल्कुल, लेखक हूँ, साहित्य से हम जुड़े हैं, तो आपके नाम पर तो इसके ये पीछे ऐसा कुछ नहीं था, कारण। हाँ, बस शौक। शौक भी नहीं कहेंगे, बचपन से मैं कभी गलती कर गया हूँ लिखने में। अच्छा, और वो कैरी ऑन हो गया वैसे, आज मैं किसी ने करेक्ट नहीं किया। करेक्ट नहीं किया उस दौर में। और जैसे से मैं बड़ा हो गया तो रियलाइज किया कि नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा है। हाँ, रखा तो नहीं है। मुझे लगा कि आपने अगर चेंज किया तो शायद कोई वजह। ज्योतिष नंबर गेम से नहीं पढ़ते, हाँ, न्यूमरोलॉजी की वजह से करते हैं। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल सही। और मैं वहाँ पे दो चीज़ें मानता हूँ। देखिए, एक तो डेबिट क्रेडिट जानती हूँ, अकाउंट्स की चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत मायने रखती हैं।
आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे ना तो वापस अच्छाई के रूप में आएगी वो। तो लाइफ का फलसफा है डेविड करेगी। फलसफा न्यूटन का थर्ड लॉ, हाँ। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो दोगे अगर वो आप मिलेगा। किसी को 4 थप्पड़ मारेंगे ना तो चोट आपको भी लगेगी, भले इंटेंसिटी कम होगी। एकदम सही बात है। चलिए बहुत सारी बातें हमने की, साथ साथ आपको बताऊं कि मनीष सर बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो हम ज़रूर 2 लाइन आपका गुनगुनाना सुनेंगे, उसके बाद वाइंड अप की तरफ चलेंगे। गाना भी सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। अरे हुनर है, हॉबी है तो वो निकल के आना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऑफिस में तो आप गा नहीं सकेंगे, बाहर कहीं जगह नहीं मिलती, ये एक आपको जगह है, यहाँ हम ज़रूर सुनेंगे। आपका कोई फेवरेट गाना? गा दो वैसे ही बड़ा जी जी बिल्कुल। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। नाइस, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो एक ये पर्सनालिटी मनीष वर्मा सर जो पेशे से पदाधिकारी हैं और उसके साथ लिखते हैं, गाना गाते हैं, क्रिकेटर हैं और साथ साथ समाज से जुड़े रहते हैं और चाहते हैं कि जितना सोशल वर्क कर सके, एक एनजीओ के थ्रू भी ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा हो। तो ऐसे ही और शख्सियतों से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। चलने से पहले एक छोटा सा मैसेज सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप अपने आसपास से ज़्यादा प्रभावित ना हो, आपको जो अच्छा लगे ना वो काम करें। आप कभी किसी से कंपेयर ना करें अपना, ना अपने बच्चों का कंपेयर किसी से करें। सबकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है, तो आप हमेशा सोचें कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। सोसाइटी से आपने बहुत कुछ लिया है और सोसाइटी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है। बिल्कुल तो आप सोसाइटी से बहुत कुछ आपने लिया है, सोसाइटी ने जो कुछ दिया आपको पर्सनालिटी में झलकना चाहिए बिल्कुल, और आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं वो दिखना चाहिए। वो देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। सुरभि जी ने मुझे यहाँ बुलाया तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स दूंगा इनको कि उन्होंने मुझे लायक समझा अरे कि आप यहाँ आइए, अपने बारे में बताइए। नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इतने बढ़िया सेटअप के लिए, कम देखने को मिलता है। और पटना के बारे में, बिहार के बारे में लोगों की जो राय बनती है ना, तो कुछ नहीं है, तो वो देखें कम से कम इसी पटना में ये सब चीज़ें हो रही है। नहीं तो एक बार, और सारे टीम को, जो लोग कैमरा मैन है, जो एडिट कर रहे हैं। बैक ऑफिस से काम कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मनीष वर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतना वक्त निकाल कर आए। लखनऊ से आते ही इन्होंने फ़ोन किया कि मैं पहुंच गया हूं और मैंने बस बुला लिया। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार के लिए, बिहार की अस्मिता को वापस लाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ ये बिहार था, उसके लिए हम और मनीष सर जैसे लोग लगे हुए हैं। आगे भी आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाएंगे, लेकिन ऐसी मुलाकातों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें। मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी। बाय बाय।